नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तथागत एडुज़ोन पर। यूपी पीसीएसबी 2025 के लिए करंट अफेयर्स के लिए यूपी पीसीएस 1 की प्रहार मैगज़ीन 2025 वाली जो आई है, इसका एक कंप्लीट वीडियो लेकर के आ रहे हैं। इसमें पेज 1 से लेकर के 18 तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं, इसमें अगस्त 2025 से लेकर के नवंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स कवर किए गए हैं। जिसमें आपका एमसीक्यू वाला जो पोर्शन है, उसके लिए अलग से वीडियो आएँगे। तो इसमें जितना भी एमसीक्यू को छोड़ कर के जितना भी करंट अफेयर्स का है, वो कवर किया गया है। आप हमारा तथागत एडुज़ोन नाम से चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इस पर जो चलाए जा रहे कार्यक्रम हैं वो जीएस रिवीजन कार्यक्रम चल रहा है, प्लस घटनासार का वन लाइनर वाला जो करंट अफेयर्स है वो भी ऊपर डाल दिया गया है, जिसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं, इसमें देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। इसमें पहली जो घटना है वो है केंद्रीय बजट 2025-26 के महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। इसमें देखते हैं कि बजट जो प्रस्तुत किया गया है 1 फरवरी 2025 को प्रस्तुत हुआ है, निर्मला सीतारमण द्वारा 8वीं बार प्रस्तुत किया गया। तो लगातार इन्होंने 8वीं बार प्रस्तुत किया है इसको। बजट का आकार कितना है? 50,62,345, यानी कि 50.65 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया है इस बार का। फिर बजट में प्रस्तुत किए विकसित भारत के 6 सिद्धांत हैं। तो विकसित भारत के 6 सिद्धांत पूछे जाते हैं, खास करके मेंस में और ज़्यादा काम आते हैं। तो पहला है गरीबी से मुक्ति, 100% गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा, सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाएं, 100% कुशल कामगार और सार्थक रोजगार। पांचवा है आर्थिक गतिविधियों में 70% महिला भागीदारी। छठा है भारत को विश्व का फूड बास्केट बनाने वाले किसान। फिर इस बजट के उद्देश्य क्या है? तो 6 क्षेत्रों, यानी कि जो विकसित भारत के 6 सिद्धांत थे, उसके बाद में 6 क्षेत्र भी दिए गए हैं बजट के उद्देश्य के तहत। तो इसमें पहला है कराधान है, उसके बाद ऊर्जा क्षेत्र है, तीसरा है शहरी विकास है, चौथा है खनन है, पांचवा है कौन सा? वित्तीय क्षेत्र है, छठा है विनियामक में सुधार में परिवर्तनकारी सुधार करना है। फिर अगला है केंद्रीय बजट में रेखांकित किया गया है कि कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात विकसित भारत के यात्रा के 4 शक्तिशाली इंजन हैं। तो 4 इंजन कौन कौन से हैं? कृषि है, एमएसएमई है, निवेश है और निर्यात है। उसके बाद प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू की गई है। तो इसमें क्या राज्यों की भागीदारी के साथ इसमें कम उत्पादकता, कम फसलों की बुआई तथा औसत से कम ऋण मानदंडों वाले 100 जिलों को शामिल किया गया है। जो प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य कृषि योजना है, इसके तहत 100 जिलों को शामिल किया गया है, जो औसत से कम ऋण मानदंड वाले 100 जिले हैं। फिर दलहनों में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय मिशन शुरू किया गया है। इसमें कौन कौन सी 3 दालें हैं जिन पर फोकस किया गया? हो सकता है सीधे सीधे यही क्वेश्चन आ जाए। तो इसमें पहले तूर है, उड़द है, मसूर है। ये जो सरसों उसकी अरहर दाल है, उसी को तूर कहते हैं। फिर बिहार में बनेगा मखाना बोर्ड। तो मखाना बोर्ड का गठन भी कर दिया गया है अभी। तो भारत मत्स्य उत्पादन और जलीय कृषि के क्षेत्र में विश्व भर में कितने दूसरे नंबर पर है? फिर कपास उत्पादकता मिशन जो है 5 वर्षीय है ये। किसान क्रेडिट कार्ड की जो सीमा है 3 लाख से बढ़ाकर के 5 लाख कर दी गई है। असम जो है, असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक यूरिया उत्पादन क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इसी में अगला निर्यात में एमएसएमई का योगदान जो है 45% है। ये इम्पोर्टेड डाटा है, मेंस में भी काम आता है। फिर बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान स्थापित किया जाएगा। अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित होंगे। जो अटल नवाचार मिशन है, उसी के तहत ये टिंकरिंग लैब स्थापित किए जाते हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु भारत ट्रेड नेट बीटीएन नामक एक डिजिटल अवसंरचना की स्थापना होगी। प्रत्यक्ष कर क्या है? तो आयकर में छूट सीमा जो है 7 लाख से बढ़ाकर के 12 लाख कर दी गई है। 12.75 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसमें 75,000 की जो है मानक कटौती सहित शामिल कर दी गई, इसलिए 12,75,000 रुपये तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जो नया आयकर स्लैब है, इसमें 0 से 4 लाख तक कितना 0% टैक्स लगेगा, 4 से 8 लाख पर 5% लगेगा, 8 से 12 लाख पर 10% टैक्स है, 12 से 16 लाख पर 15% है, 16 से 20 लाख के स्लैब पर कितना है? 20% टैक्स है। उसके बाद में 20 से 24 लाख पर 25 है, और 24 लाख से ऊपर जिनकी इनकम है उन पर 30% टैक्स लगेगा। राजकोषीय घाटा कितना है? जीडीपी का 4.8% है। इस बार 2024-25 यानी कि 25-26 वाले बजट में जो राजकोषीय घाटा कितना 4.8% है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता डाटा है। प्राथमिक घाटा जीडीपी का 0.8% है। राजस्व घाटा जीडीपी का 1.5% है। फिर बजट 2025-26 के में आय के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो यानी कि सरकार को इनकम किससे सबसे ज़्यादा प्राप्त होती है? पहले नंबर पर है उधार एवं अन्य देयताएं से 24% प्राप्त होती है, आयकर से 22%, जीएसटी से 18%, निगम कर से कितनी इसको कॉर्पोरेट टैक्स भी बोलते हैं 17% प्राप्त होती है। वे के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 22% है, ब्याज अदायगी 20%। यहाँ वे प्रमुख सरकार कहाँ कहाँ ज़्यादा खर्चा करती है इसको काउंट किया गया है। तो करों एवं शुल्कों में राज्यों की हिस्सेदारी 22% है। ये 16वें वित्त आयोग के आधार पर कितना 40% ही कर दिया गया। पहले 41 था 15वें वित्त आयोग के द्वारा, लेकिन जब जम्मू कश्मीर बना था तो उसको
देने के लिए 14वें वित्त आयोग द्वारा इसको 41% किया गया था, 15वें द्वारा इसको कर दिया गया था 40%। तब से राज्यों को 40% हिस्सेदारी के तहत 22% जो बजट का हिस्सा है वो दिया जाता है। ब्याज अदायगी 20% है। फिर केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए 16% दिया जाता है। वित्त आयोग एवं अन्य संतरण जो है ये 8%। रक्षा के लिए कितना 8% दिया जाता है। तो इस बार जो रक्षा बजट जो है इसके लिए 8% टोटल बजट का खर्च किया गया है। सर्वाधिक आवंटन किस किस योजना को किया गया है, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है इसमें कितना 2,03,000 करोड़ रुपए इसको दिए गए हैं। मनरेगा के लिए 86,000 करोड़, मनरेगा कई बार पूछा गया है, ये भी जितनी भी इंपॉर्टेंट योजना है ये पूछी जाती हैं। जल जीवन मिशन के लिए 67,000 करोड़ रुपए, ये भी पूछा जा सकता है। फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मोस्ट इंपॉर्टेंट 63,500 करोड़ रुपए। फिर सब्सिडी पर कितना खर्च किया गया है, तो खाद सब्सिडी के लिए कितना 2,03,420 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। उर्वरक सब्सिडी पर 1,67,887 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। एलपीजी पर कितना है, तो ये 12,100 रुपये खर्च किया गया है। उसके बाद में फिर देखेंगे एमएसएमई ऋण सीमा जो है 5 करोड़ से बढ़ा करके कितनी 10 करोड़ कर दी गई है। उसका रेलवे बजट पर आवंटन 2,52 लाख करोड़ रुपए का खर्च किया गया है। इसमें से जो 3 पर ज़्यादा 200 वंदे भारत ट्रेनों के लिए, फिर 100 अमृत भारत ट्रेन चलाई जाएंगी, 200 वंदे भारत ट्रेन, 100 अमृत भारत ट्रेन और 50 जो है नमो भारत ट्रेन इसमें शुरू की जाएंगी या चलाई जाएंगी। फिर आर्थिक समीक्षा 2024-25 से रिलेटेड क्या महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इसमें प्रमुख बातें। जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई, तो इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर जीडीपी वृद्धि दर कितनी रही है, 6.4% रही है। शीर्ष आयातित वस्तुएं कौन कौन सी हैं, यानी कि भारत सबसे ज़्यादा किस किस का आयात करता है, तो इसमें पेट्रोल तेल एवं स्नेहक जो हैं लुब्रिकेंट्स का सबसे ज़्यादा यूज आयात होता है। फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान का दूसरे नंबर पर, सोना चांदी तीसरे नंबर पर है, और जो रसायन है उर्वरक जितने भी हैं उनमें वो चौथे नंबर पर हैं। फिर जो भारत से सबसे ज़्यादा निर्यात की जाती है उनमें पहले नंबर पर है पेट्रोलियम उत्पाद, कोयला सहित शामिल किया गया है। दूसरे नंबर पर है मशीनी एवं उपकरण। फिर तीसरे नंबर पर परिवहन उपस्कर हैं, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं चौथे पर है, रत्न एवं आभूषण जो है ये 5वें नंबर पर है। आयात की दृष्टि से शीर्ष 5 देश कौन कौन से हैं, तो भारत सबसे ज़्यादा आयात चीन से करता है, दूसरे नंबर पर रूस से खास करके ऑयल पेट्रोलियम वाला ज़्यादा किया जाता है, गैस पेट्रोलियम वाला जो है वही किया जाता है, और हीरा भी होता है। यूएई से फिर तीसरे नंबर पर है, यूएसए चौथे नंबर पर, सऊदी अरब जो है 5वें नंबर पर है। निर्यात भारत सबसे ज़्यादा यूएसए को करता है, फिर दूसरे नंबर पर यूएई को, तीसरे नंबर पर नीदरलैंड को, चौथे नंबर पर चीन को, 5वें नंबर पर सिंगापुर को। वर्तमान में भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कई जो प्रोडक्शन है उसमें भारत दूसरे नंबर पर है। भारत जूट में अग्रणी उत्पादक देश है। फिर महाराष्ट्र अंगूर उत्पादन में अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश का बजट है, उसके फैक्ट दिए गए हैं। तो पेश कब हुआ है, 20 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। आकार इसका कितना था, 8,08,736 करोड़ रुपए रखा गया था इसका आकार। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा भी गया है पहले भी, और पिछली बजट से इसका करीब 9% से ज़्यादा ही बजट है। और इस पिछली बार कितना 6,75,000 के आसपास बजट प्रस्तुत किया गया था। इस बार कितना 8,08,736 करोड़ रुपए बजट का आकार रखा गया है। उत्तर प्रदेश इन योजनाओं में के क्रियान्वयन में प्रथम क्रम पर है। तो पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना में पहले नंबर पर है यूपी, दूसरे नंबर पर पीएम जनधन योजना में भी पहले नंबर पर है, अटल पेंशन योजना में भी पहले नंबर पर है, आयुष्मान कार्ड बनाने में पहले नंबर पर है, पीएम सुरक्षा बीमा योजना में भी पहले नंबर पर है। मानव दिवस सृजन तथा वित्तीय प्रगति में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। उसके बाद हथकरघा उद्योग कृषि मित्र के बाद उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला विकेंद्रीकृत कुटीर उद्योग है। तो हथकरघा उद्योग कृषि मित्र नहीं, कृषि के बाद उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला विकेंद्रीकृत कुटीर उद्योग है। फिर सेमी कंडक्टर इकाइयों हेतु डेडिकेटेड प्रावधान आरंभ करने वाला उत्तर प्रदेश का देश का चौथा राज्य है। तो सेमी कंडक्टर इकाइयाँ जो है उनके लिए। फिर राज्य में कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 5 हैं। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कितने हैं, 5 हैं, 4 कार्यशील हैं, और जेवर वाला भी है जो बन रहा है। उसके बाद वनावरण एवं वृक्षावरण में वृद्धि के संदर्भ में उत्तर प्रदेश जो है दूसरा स्थान है, पहले पर महाराष्ट्र है। फिर आगे देखेंगे इसमें जो भारत 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 वाली जारी की गई है, इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट कौन कौन से हैं। तो जारीकर्ता कौन है, देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। इसे जारी कब किया है, तो 21 दिसंबर 2024 को जारी की गई रिपोर्ट ये। देश का कुल वनावरण कितना है, तो 7,15,342 वर्ग किलोमीटर है। हेक्टेयर में कितना है, तो 71.753 मिलियन हेक्टेयर है। और परसेंटेज में कितना है, तो 21.76% कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का है। देखो ये तीनों डाटा में से एक तो है कि ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। टोटल एरिया पूछ सकता है कितना, 7,15,342 वर्ग किलोमीटर, या फिर परसेंटेज में पूछता है, हेक्टेयर में नहीं आता है मैक्सिमम। फिर देश का कुल वृक्षावरण कितना है, तो ये है 1,12,014.34 वर्ग किलोमीटर है, जो कि मिलियन हेक्टेयर में देखेंगे तो 11.2 मिलियन हेक्टेयर है। उसके बाद में
वैसे 11 नहीं होगा ये, एक मिलियन, मिलियन भी नहीं होगा, पूरा मिलियन तो 10 लाख होता है, तो 10 लाख नहीं है ये। फिर ये परसेंटेज वाला देख लीजिए आप लोग, क्योंकि 3.41% जो है ये कुल भौगोलिक क्षेत्र का है। तो अगर वनावरण पूछेगा 7,15,342 वर्ग किलोमीटर है। वृक्षावरण कितना है, कितना 1,12,000 14.34 वर्ग किलोमीटर है। परसेंटेज में वनावरण 21.76% है। वृक्षावरण कितना है, 3.41% है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, खास करके एरिया और परसेंटेज दोनों को लेकर के। देश का कुल वनावरण और वृक्षाच्छादित क्षेत्र जो है, ये दोनों को मिलाकर के 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर एरिया में है ये, और 82.74 मिलियन हेक्टेयर में है। 25.17% जो है ये भौगोलिक क्षेत्र का हो गया है। तो बढ़कर के कितना हो गया है, 25.17। ज़्यादातर यही इसी से क्वेश्चन आता है। झाड़ी कितनी है देश में, तो 43,622 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, 1.33% है। फिर गैर वन कितना है, तो 73.50% कुल भौगोलिक क्षेत्र का गैर वन क्षेत्र है। वनावरण में वृद्धि कितनी हुई, तो ISFR रिपोर्ट 2021 वाली जो है, उसकी तुलना में 156.41 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। मैंग्रोव आवरण देश में कितना है, तो 49,991.68 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, तो 0.15% है। 7.43 वर्ग किलोमीटर की इसमें कमी आई, मैंग्रोव जो क्षेत्र है उसमें कमी देखी गई है। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में दिया गया है, तो देश में के वनावरण में इनका योगदान कितना है, 1/4% का योगदान है। फिर वनावरण वृक्षावरण इनका कहाँ कितना है, तो 1,74,394.70 वर्ग किलोमीटर है। ISFR 2021 वाली जो रिपोर्ट थी की तुलना में 327.30 वर्ग किलोमीटर की वनावरण में कमी आई है, यानी कि वहाँ विकास या अन्य गतिविधियों के कारण वनावरण में कमी आई है। इनके भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, तो वहाँ 66.52% है वनावरण। फिर 17 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, वहाँ 2023 वाली फॉरेस्ट रिपोर्ट में 33% वृक्ष भाग जो है वनाच्छादित है। 8 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ 2023 वाली रिपोर्ट के आधार पर 70% भाग वनाच्छादित है। 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ 2023 वाली रिपोर्ट में 33% भौगोलिक क्षेत्र वनावरण व वृक्षावरण के अंतर्गत शामिल किया गया है। फिर पहाड़ी जिलों में वनावरण क्या है, तो 2,83,713.20 वर्ग किलोमीटर है यहाँ पर, जो 2021 की रिपोर्ट की तुलना में 234.10 वर्ग किलोमीटर अधिक है, वृद्धि हुई है यहाँ। इन जिलों के भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, 40.26% है। और पूर्वोत्तर राज्यों में कितना है, 66.52% है। जो पहाड़ी जिले हैं वहाँ पहाड़ी राज्यों में कितना है, तो 40.26% है। तो प्रतिशतता के आधार पर जो ISFR 2023 वाली रिपोर्ट है उसके आंकड़े क्या है, देश में वनावरण कितना है, 21.76% है। देश में वृक्षावरण कितना है, 3.41% है। देश में झाड़ियाँ कितनी, 1.33% है। और देश में गैर वन क्षेत्र कितना है, 73.50 वर्ग किलोमीटर है, प्रतिशत है, वर्ग किलोमीटर नहीं दिया। फिर ऊपर दिया गया है क्या, ISFR 2023 में वनावरण में वृद्धि जो है, शीर्ष 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो इसमें पहले नंबर पर जो है मिजोरम है, जहाँ 241.73 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। दूसरे नंबर पर गुजरात है, जहाँ 180.07 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तीसरे नंबर पर उड़ीसा है, जहाँ 151.89 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। चौथे नंबर पर कर्नाटक है, जहाँ 147.70 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। पाँचवें नंबर पर केरल है, जहाँ 133.42 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। फिर 2023 वाली रिपोर्ट में वनावरण में सर्वाधिक कमी अंतिम 5 राज्य दिए गए, तो सबसे कमी वाले मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कमी आई है। मध्य प्रदेश में 371.54 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, जहाँ 138.66 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। तीसरे नंबर पर तेलंगाना है, जहाँ 100.42 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। चौथे नंबर पर त्रिपुरा है, जहाँ 95.31 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। पाँचवें नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ 91.17 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। फिर ISFR 2023 में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो जहाँ ऐसे राज्य जहाँ सबसे ज़्यादा वनावरण है, तो पहले नंबर पर इसमें MP अभी भी है। यहाँ कितना है, तो 77,073.44 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वनावरण है। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ के 65,881.57 वर्ग किलोमीटर पर वनावरण है। तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है, जिसके 55,811.75 वर्ग किलोमीटर पर वनावरण है। चौथे नंबर पर उड़ीसा है, जहाँ 52,433.56 वर्ग किलोमीटर पर वनावरण है। पाँचवें नंबर पर महाराष्ट्र है, जिसके 50,858.53 वर्ग किलोमीटर पर वनावरण है। तो इस तरीके से पहले नंबर पर मध्य प्रदेश, दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे पर छत्तीसगढ़ है, और चौथे पर उड़ीसा है, पाँचवें पर महाराष्ट्र है। फिर 2023 वाली फॉरेस्ट रिपोर्ट के आधार पर सर्वाधिक वनावरण परसेंटेज वाले राज्य, तो प्रतिशत के आधार पर देखेंगे, पहले नंबर पर मिजोरम है, जहाँ के 85.34% पर वनावरण है। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, जिसके 78.67% भाग पर वनावरण है।
फिर तीसरे नंबर पर मेघालय है 75.65% पर है। फिर चौथे नंबर पर मणिपुर है 74.28% पर वनावरण है। पाँचवें नंबर पर नागालैंड है 73.72% पर वनावरण है। तो पहले नंबर पर परसेंटेज के आधार पर मिजोरम, दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पर मेघालय, चौथे पर मणिपुर, पांचवें पर नागालैंड। और क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ है। इसी तरीके से परसेंटेज के आधार पर मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय है। फिर नेक्स्ट देखेंगे ISFR 2023 क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण वाले राज्य दिए गए। तो ऊपर वनावरण दिया गया था, अब नीचे वृक्षावरण दिया गया है। तो पहले नंबर पर महाराष्ट्र है, यहाँ कितना है तो एक 14,524.88 वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा वृक्षावरण है। दूसरे नंबर पर राजस्थान है, यहाँ कितना है 10,841.12 वर्ग किलोमीटर वृक्षावरण है। तीसरे नंबर पर यूपी है, यहाँ 8950.92 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वृक्षावरण है। फिर ISFR 2023 वृक्ष आवरण में सर्वाधिक कमी किस राज्यों में आई तो सबसे ज़्यादा कमी आई कर्नाटक में, पहले नंबर पर है, जहाँ के 607.06 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। दूसरे नंबर पर बिहार रहा, जहाँ 253.17 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में कमी आई है। फिर तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश रहा, जहाँ के 240.87 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। इसमें तीसरा दिया गया ISFR 2023 सर्वाधिक वृक्षावरण परसेंटेज वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं। तो इसमें गोवा जो है, यहाँ 7.48% पर वृक्षावरण है, पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर गोवा नहीं, पहले नंबर पर केरल है, जहाँ 7.48% पर वृक्षावरण है। दूसरे नंबर पर गोवा है, जिसके 6.96% भाग पर वृक्षावरण है। तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है, जहाँ 4.84% भाग पर वृक्षावरण है। फिर आगे देखेंगे इसमें ISFR 2023 में सर्वाधिक वृक्ष आवरण परसेंटेज में राज्य और केंद्र शासित दोनों को मिलाकर देखेंगे। तो पहले नंबर पर चंडीगढ़ है, जहाँ 18.58% पर वृक्षावरण है। दूसरे नंबर पर दिल्ली है, 11.87% विभाग पर वृक्षावरण है। तीसरे नंबर पर केरल आ जाएगा। तो राज्यों के मामले में केरल पहले पर था, और केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल करेंगे तो चंडीगढ़ पहले पर, दूसरे पर दिल्ली, तीसरे पर केरल हो जाएगा, चौथे पर गोवा हो जाएगा। फिर ISFR 2023 कुल वृक्ष एवं वनावरण क्षेत्र में शीर्ष 3 राज्य कौन कौन है। तो पहले में देखेंगे मध्य प्रदेश, जहाँ कितना है 85,723.2858 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, वृक्षावरण एवं वनावरण ये दोनों काउंट करके कहा गया है। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है 67,083.20 वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर है, जहाँ के 65,383.41 वर्ग किलोमीटर पर जो है वृक्ष एवं वनावरण है। फिर ISFR 2023 सर्वाधिक वन व वृक्षावरण परसेंटेज में शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं। तो मिजोरम जो है ये 88.3% है यहाँ। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, जिसके 80.11% पर भाग पर वन और वृक्षावरण है। तीसरे नंबर पर मेघालय है 78.86% भाग पर। इसमें फिर दिया है ISFR 2023 वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 4 राज्य कौन कौन से रहे। तो ऐसे कौन से 4 राज्य रहे जहाँ सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। इसमें पहले नंबर पर है छत्तीसगढ़, जहाँ 683.62 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जिसके 559.19 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई। तो दूसरे नंबर पर जो यूपी है, ये इसी ऊपर जो दिया गया था, तो यूपी दूसरे नंबर पर इसी में आया है, जहाँ वृक्ष एवं वन आवरण में वृद्धि दर्ज हुई है। वो जो एक पेड़ माँ के नाम प्लस जो है वृक्षारोपण अभियान, जो 35 करोड़ वृक्ष लगाने का प्रोजेक्ट जो सरकार का था, उसके तहत भी वृद्धि दर्ज की गई है। तीसरे नंबर पर उड़ीसा है 558.57 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई। चौथे नंबर पर राजस्थान है 394.46 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई यहाँ। फिर ISFR 2023 वन व वृक्ष आवरण में सर्वाधिक कमी के 4 राज्य या यूटी कौन कौन है। पहले नंबर पर मध्य प्रदेश है, जहाँ 612.41 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। दूसरे नंबर पर कर्नाटक है 459.36 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। तीसरे नंबर पर लद्दाख है 159.26 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। चौथे नंबर पर नागालैंड है, यहाँ 125.22 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई है। फिर ISFR 2023 सर्वाधिक वन व वृक्षावरण परसेंटेज में शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं। तो मिजोरम जो है ये पहले नंबर पर 88.30, ये ऊपर वाला ही दे दिया उसे। अरुणाचल प्रदेश कितना है 80.11 वर्ग प्रतिशत पर है। फिर मेघालय जो है ये तीसरे नंबर पर है 78.86% के आधार पर। तो सर्वाधिक वन और वृक्ष आवरण के मामले में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय है परसेंटेज के आधार पर। और सर्वाधिक जो कमी ऊपर अच्छा दे दिया गया है। फिर प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले राज्यों के शासित प्रदेशों को अगर मिलाकर देखेंगे तो पहले नंबर पर लक्षद्वीप हो जाएगा, जिसके 92% पर भाग पर क्या है वन एवं वृक्ष आवरण है। दूसरे नंबर पर मिजोरम है 88.3 वाला। फिर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है तीसरे नंबर पर आ जाएगा। तो राज्यों में अगर देखेंगे मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय 1, 2, 3 हो जाएंगे। अगर राज्य और केंद्र शासित दोनों को मिलाकर देखेंगे तो पहले नंबर पर लक्षद्वीप, दूसरे नंबर पर मिजोरम, तीसरे नंबर पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आ जाएगा।
फिर 18वीं जो ISFR रिपोर्ट 2023 के आधार पर मैंग्रोव क्षेत्र दिया गया है। इसमें कुल क्षेत्रफल मैंग्रोव का कितना है भारत में, तो 4991.68 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी इसमें आई है। प्रतिशत के आधार पर देखेंगे तो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, ये 0.115% है कुल भौगोलिक क्षेत्र का। अति सघन मैंग्रोव जो है 1460.97 वर्ग किलोमीटर है, 29.33% है कुल मैंग्रोव क्षेत्रफल का। फिर मध्यम सघन वन जो मैंग्रोव जो है ये 1500.84 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल मैंग्रोव क्षेत्र का कितना है 30.7% है। खुले मैंग्रोव क्षेत्र जो है 2026 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 40% है कुल मैंग्रोव क्षेत्र का। सर्वाधिक वृद्धि देखेंगे आंध्र प्रदेश में हुई है, 13 वर्ग किलोमीटर की हुई है। सर्वाधिक कमी गुजरात में हुई है, 36.39 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित 4 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से, तो पहले नंबर पश्चिम बंगाल है, इसमें कितना है 2119.16 वर्ग किलोमीटर है। दूसरे नंबर पर गुजरात है, जहाँ 1164.06 वर्ग किलोमीटर है टोटल क्षेत्रफल। फिर तीसरे नंबर पर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, जहाँ 608.29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल मैंग्रोव है। चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, जहाँ 421.43 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर मैंग्रोव आवरण है। फिर सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित जो जिले हैं 4 जिले दिए गए। इसमें पहले नंबर पर तो जो दक्षिण 24 परगना है, दक्षिण 24 परगना पश्चिम बंगाल का टोटल 2088.88 वर्ग किलोमीटर यहीं पर ही है। पश्चिम बंगाल में 2100 के आसपास है, तो उसमें से 2088 वर्ग किलोमीटर तो सिर्फ दक्षिण परगना में ही है। फिर दूसरे नंबर पर कच्छ है गुजरात का, यहाँ 708.42 वर्ग किलोमीटर है। तीसरे नंबर पर उत्तरी अंडमान एवं निकोबार है, यहाँ 418.18 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव क्षेत्र पाया जाता है। चौथे नंबर पर केंद्रपाड़ा उड़ीसा का है, 212.69 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर यहाँ मैंग्रोव है। योगदान कितना है, तो दक्षिण 24 परगना का कुल मैंग्रोव आवरण में योगदान 41.48% है। फिर 18वीं रिपोर्ट के आधार पर रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया या ग्रीन हाउस कितना है, तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया देखेंगे अधिकतम वृद्धि कहाँ दर्ज की गई, मिजोरम में पहले नंबर पर है 192.92 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई। दूसरे नंबर पर उड़ीसा है, 118.17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई। तीसरे नंबर पर कर्नाटक है, जहाँ 93.14 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई। अधिकतम कमी कहाँ है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया या ग्रीन हाउस में, तो त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा कमी आई है, 116.90 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। दूसरे नंबर पर तेलंगाना है, जहाँ 105.87 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। तीसरे नंबर पर असम है, जहाँ 86.66 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई है। फिर 18वीं रिपोर्ट 2023 के आधार पर रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर का जो क्षेत्रफल है उसके आधार पर क्या दिया गया है, अधिकतम वृद्धि कहाँ दर्ज की गई है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर वन आवरण वृद्धि कहाँ हुई है, तो गुजरात में हुई है, 241.2 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि पहले नंबर पर ही है। दूसरे नंबर पर बिहार है, 106.85 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तीसरे नंबर पर केरल है, 95.19 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। अधिकतम रिकॉर्डेड जो अधिकतम कमी कहाँ आई है, तो पहले नंबर पर मध्य प्रदेश है, 344.77 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। दूसरे नंबर पर राजस्थान है, 110.65 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, 55.19 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है यहाँ पर। फिर अब देखेंगे कि अन्य तथ्य दिए हैं जो ISFR के आधार पर, तो सर्वाधिक आग की घटनाएं कहाँ हुई हैं, तो 2023-24 में सर्वाधिक उत्तराखंड में, दूसरे नंबर पर उड़ीसा में, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ में। वनों में सर्वाधिक क्या है, तो सोरिया रोबस्टा जो है साल के पेड़ सबसे ज़्यादा वनों में है, 11.43% भागीदारी है। टेक्टोना ग्रैंडिस सैगोन का पेड़ जो है ये 4.46% है। उसके बाद वनों के बाहर वृक्षों में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा मंगीफेरा इंडिका यानी कि आम के पेड़ सबसे ज़्यादा है वनों के बाहर, 13.25% है। एजा डिरेक्टा इंडिका नीम का पेड़ जो है ये 7% है। मधुका लेटफालिया महुआ जो है ये 4.37%। यूपीएससी में वैज्ञानिक नाम पूछ देता है तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, खास करके हिंदी मीडियम वालों बच्चों के लिए। फिर बांस क्षेत्र में क्या है, तो 1,54,670 वर्ग किलोमीटर 5227 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है, 20,421 वर्ग किलोमीटर का है। कार्बन स्टॉक में क्या है, 7285 बिलियन टन जो है 81.5 बिलियन टन की वृद्धि हुई है कार्बन स्टॉक में। फिर एक फर्स्ट नंबर पर कौन है, अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ 1021 मिलियन टन कार्बन स्टॉक है। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। देखो कार्बन स्टॉक वहाँ पर ज़्यादा होगा जहाँ वनावरण और वृक्षावरण ज़्यादा होगा, क्योंकि इस कार्बन स्टॉक का मतलब है कि ऐसा क्षेत्र जहाँ कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता ज़्यादा हो, तो सबसे ज़्यादा जहाँ वृक्षावरण होगा वही ज़्यादा होगी। अरुणाचल प्रदेश पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है जहाँ 505 मिलियन टन की क्षमता है। फिर यूपी क्या दिया ISFR 2023 के अनुसार, नीचे और देख लेते हैं। अच्छा ये दिया गया है 18वीं रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में वन एवं वृक्षावरण की स्थिति दी गई है। तो ISFR 2023 में यूपी में कुल अभिलेखित वन
जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जो है कितना है, तो 17,435 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 7.24% पर राज्य क्षेत्रफल का, जो कि राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना है 7.24% है। 2.25% भारत के कुल वन क्षेत्र का है। आरक्षित वन इसमें कितने 66.37% है, और असंरक्षित वन कितना है 1.89% है। अवर्गीकृत वन 31.74% है। फिर ICFR 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में वनावरण व वृक्षावरण कितना है, कुल वनावरण उपग्रहों के आंकड़ों के अनुसार पर 15,045.80 वर्ग किलोमीटर है। यूपी के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है 6.24% है। ICFR 2024-21 की तुलना में वृद्धि कितनी हुई, तो 118.43 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है यूपी में। अति सघन वन कितने हैं यूपी में 2688.73 वर्ग किलोमीटर, जो कि 1.12% है। मध्यम सघन वन 4001.41 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 1.66% है। खुले वन जो है 8355.66 वर्ग किलोमीटर, जो कि 3.46% है। फिर झाड़ियाँ कितनी हैं 639.51 वर्ग किलोमीटर, जो कि 0.27% है। कुल वृक्षावरण कितना है तो यूपी में 8950.92 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 3.72% है टोटल यूपी के एरिया का। कुल वृक्षावरण वनावरण प्लस वृक्षावरण अगर दोनों को मिलाकर देखेंगे तो यूपी में कितना है 23,996.72 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 9.96% है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो कैंसिल हो चुका आर वाला उसमें भी इस तरीके क्वेश्चन आया था, तो एग्जैक्ट डाटा आपको याद होगा तभी कर पाएंगे। अगर वनावरण अगर टोटल पूछे तो कितना है 15,045.80 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भौगोलिक क्षेत्र का कितना है 6.24% है। और वन प्लस वृक्षावरण दोनों मिलाकर के देखेंगे 23,996.72 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 9.96% टोटल यूपी के भाग का है। फिर है ICFR 2023 उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण और क्षेत्रफल वाले राज्य जिले कौन कौन से, तो पहले नंबर पर सोनभद्र है, दूसरे नंबर पर लखीमपुर खीरी है, तीसरे नंबर पर मिर्जापुर है। आगे देखेंगे ICFR 2023 उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाले जिले कौन कौन से, पहले नंबर पर भदोही है, संत रविदास नगर इसको कहा जाता है। उसके बाद में सेकेंड स्थान पर मऊ है, तीसरे नंबर पर संभल है। फिर ICFR 2023 उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जिले कौन कौन से हैं, पहले नंबर पर सोनभद्र है, दूसरे नंबर पर चंदौली है, तीसरे नंबर पर श्रावस्ती है। ICFR 2023 उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले जिले, पहले नंबर पर संभल ही है, दूसरे नंबर पर भदोही, संत रविदास नगर, फिर इसका पुराना नाम संत रविदास नगर था, फिर तीसरे नंबर पर कौन है स्थान मैनपुरी है। तो इस तरीके से जो फॉरेस्ट रिपोर्ट, यूपी बजट और भारत का बजट और आर्थिक समीक्षा इसको हमने देख लिया। नेक्स्ट जो आगे देखते हैं, इसमें भारत का जो 76वां गणतंत्र दिवस हुआ था उसमें समारोह में क्या क्या मुख्य चीज़ें रही थी, तो इसके अतिथि कौन रहे थे, प्रबोवो सुबियांटो जो थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि रहे थे, चीफ गेस्ट। गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या थी, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। सर्वश्रेष्ठ झांकी उत्तर प्रदेश की झांकी रही थी। मुख्य अतिथि 2024 में कौन रहे थे, तो इमैनुअल जो मैक्रोन है ये फ्रांस के राष्ट्रपति थे। फिर 2024-25 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुए हैं कई देशों से, उनकी लिस्ट दी गई। 2025 में कौन कौन सा मिला इनको, ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट एशियंट वोल्वेटिविया मिराबिलिस नामीबिया कह दिया गया है, नाम भी थोड़ा अजीब सा है। फिर ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द साउथर्न क्रॉस ये ब्राजील का है। फिर ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो ये त्रिनिदाद टोबैगो से दिया गया था। फिर ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना ये घाना से दिया गया था। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड जो है ये साइप्रस से दिया गया था। मित्र विभूषण श्रीलंका से दिया गया था। ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन जो ये मॉरिशस द्वारा दिया गया था, 2024 में इनको मिला था। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कुवैत से दिया गया था। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस गुयाना से दिया गया था। ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से दिया गया था ये। फिर डोमिनिका ऑर्डर ऑफ ऑनर डोमिनिका रिपब्लिक से दिया गया था। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर ये नाइजीरिया से दिया गया था। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल ये रूस द्वारा प्रदान किया गया था। तो मोदी जी को अभी तक टोटल 28 आई थिंक मिल चुके हैं जो पुरस्कार हैं। फिर इसरो के 2024-25 के प्रमुख मिशन कौन कौन से रहे, तो निसार मिशन ये 30 जुलाई 2025 को भेजा गया है। GSLV F-16 द्वारा भेजा गया था। एक्सियोम 4 मिशन जो है 25 जून 2025 को भेजा गया। भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो है इनका नाम क्या है, शुभांशु शुक्ला जो है ये गए थे एक्सियम 4 मिशन से। फिर EO अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट जो 9 है ये असफल रही थी, 18 मई 2025 को भेजी गई थी। PSLV C-61 से भेजी गई थी। तो PSLV का ये अभी तक का 3rd मिशन है जो असफल रहा है। फिर NVS-02 जो है ये 1वां मिशन था किसका, GSLV का, मतलब टोटल इसरो का जो है ये 1वां मिशन था। 29 जनवरी 2025 को भेजा गया था।
GSLV F-15 द्वारा भेजा गया था ये। फिर स्पेडेक्स जो है, यानी कि स्पेस में डॉकिंग के लिए भारत ने भेजा था इसको, 30 दिसंबर 2024 को भेजा गया था। ये PSLV C-60 से भेजा गया था। फिर प्रोबा 3 मिशन जो है, ये 5 दिसंबर 2024 को भेजा गया था। PSLV C-59 द्वारा भेजा गया था ये। GSAT-20 N2 जो है, 19 नवंबर 2024 को भेजा गया था। ये स्पेस एक्स फाल्कन की जो कंपनी है, स्पेस एक्स अमेरिका की एलन मस्क वाली, उसी के फाल्कन 9 से भी भेजा गया था। फिर जो EOS जो है, ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट है, 8 ये है मिशन, 16 अगस्त 2024 को भेजा गया था। ये SSLV जो है D3 द्वारा भेजा गया था। फिर इनसाइट 3D जो है, ये 17 फरवरी 2024 को भेजा गया था। GSLV F-14 द्वारा एक भेजा गया था। फिर एक्सपोसाइट जो मिशन 1 जनवरी 2024 को PSLV C-59 द्वारा ये भेजा गया था। फिर आगे देखेंगे तो इसरो के जो आगामी मिशन है, ये देखते हैं कौन कौन से हैं। तो इसमें चंद्रयान जो 4 है, ये 2028 तक भेजा जाएगा, चंद्रमा से नमूने लेकर पृथ्वी तक, यानी कि ये जो वापसी वाला मिशन रहेगा। ल्यूपेक्स मिशन 2028 में भी, ये भी जाक्सा यानी कि जापान की एरोस्पेस कंपनी है प्लस इसरो की संयुक्त परियोजना है। तो ये पूछा जा सकता है ल्यूपेक्स जो है किसके मध्य संगठन से संगठित जो अंतरिक्ष परियोजना है। फिर गगनयान जो 3 है, ये 2027 तक भेजा जाएगा। इसमें क्या 3 सदस्यों के चालक दल को भेजा जाएगा, तो अभी इस पर तैयारी चल रही है। गगनयान 1-2 जो है 2025 में ही भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष कार्यक्रम है। इसके तहत अभी जो मानव है वो नहीं भेजे जाएंगे इनमें। शुक्रयान 1 जो है, ये 2028 तक भेजा जाएगा। शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए इसको भेजा जाएगा। फिर मंगलयान 2 जो है, ये 2026 तक भेजा जाएगा। इसमें मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन है। 2013 में इसको 5 नवंबर 2013 को भेजा गया था और सितंबर 2014 में पहुंचा था, जिसको मॉम नाम दिया गया था, मार्स ऑर्बिटर मिशन। तो ये भारत पहले 4 देशों में शामिल हो गया था मंगल ग्रह पर भेजने में, और पहला देश बना था जिसने प्रथम मतलब पहले ही प्रयास में सफलता पाई थी। तो निसार जो मिशन है, ये भारत और इसरो नासा के मध्य है, यानी कि 2025 में भेजा गया है। पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो का संयुक्त मिशन है। नेक्स्ट देखेंगे 2024-25 में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां जो हुई हैं, इसमें किसकी किसकी, तो पद्मा लक्ष्मी जो है, ये UNDP की सद्भावना राजदूत नियुक्त हुई हैं। सौम्या स्वामीनाथन WHO की मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। वेनेसा नकाटे, ये सद्भावना राजदूत यूनिसेफ के हैं। फिर ब्रजेंद्र नवनीत WTO में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। पर्वत नेनी हरीश जो है, ये संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। सेंथिल पांडियन WTO में भारत के राजदूत हैं। वॉन गेंथिंग जो है, ये यूरोपीय देश के पहले श्वेत नेता हैं। फिर थियो जेम्स वैश्विक सद्भावना राजदूत UNHCR के हैं। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति अमेरिका के हैं, 47वें राष्ट्रपति हैं। ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति को लेकर के क्रम पूछ देता है कौन कौन से वाले हैं। जेडी वेंस, ये उपराष्ट्रपति अमेरिका के हैं। उषा वेंस जो है दूसरी महिला अमेरिका की हैं। उषा वेंस जेडी वेंस की वाइफ हैं, और ये उपराष्ट्रपति जो होता है सेकेंड पर्सन ऑफ द स्टेट होता है, तो उसी आधार पर ये दूसरी महिला हो जाएंगी अमेरिका की। फिर मार्को रूबियो जो है, ये विदेश मंत्री अमेरिका के हैं। मसातो कांडा जो है, ये 11वें अध्यक्ष हैं एशियाई विकास बैंक जो है ADB के बैंक बनाए गए मसातो कांडा जो बने हैं। फिर सारा जाफरानी जंजरी, ये प्रधानमंत्री ट्यूनीशिया की बनी है। काश पटेल, ये है निदेशक अमेरिकी जांच एजेंसी जो है FBI, उसके बनाए गए हैं। ये काश पटेल भारतीय मूल के हैं। क्रिश्चियन स्टॉकर जो है चांसलर बनाए गए ऑस्ट्रिया के। मार्क कार्नी जो है, ये प्रधानमंत्री कनाडा के बने हैं। क्रिस्टी कोवेंट्री, ये अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के हैं। शार्ली बोचुए घाना की हैं, ये पहली अफ्रीकी महिला महासचिव राष्ट्रमंडल की बनाई गई हैं। तो अफ्रीकी राष्ट्रमंडल जो है उसके महासचिव बनाई गई हैं। फिर कमला प्रसाद विशेश्वर, ये प्रधानमंत्री त्रिनिदाद और टोबैगो के हैं। फिर लॉरेंस वोंग जो है प्रधानमंत्री सिंगापुर के हैं। मुख्तार बाबायो COP29 के अध्यक्ष बनाए गए हैं। डिल्मा रॉसेफ जो है, ये ब्रिक्स बैंक है, या न्यू डेवलपमेंट बैंक भी इसको बोलते हैं NDB, तो उसके अध्यक्ष हैं। फिर परमेश्वरन अय्यर IMF बोर्ड में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पोप लियो 14 जो है, ये रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप बने हैं। इन्होंने अपना नाम पोप लियो 14 रखा है। फिर फ्रेडरिक मर्ज जो है जर्मनी के 10वें चांसलर बने हैं। कामिल इदरीस जो है प्रधानमंत्री कहा गया है, सूडान के प्रधानमंत्री बने हैं। फिर ऑपरेशन दिए गए सरकार द्वारा, कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन जो किए गए हैं, उनसे रिलेटेड किस किस किए गए हैं वो दिया गया है। तो ऑपरेशन काल नेमी जो है, ये जुलाई 2025 में शुरू किया गया था। किसके लिए शुरू किया गया था, तो उत्तराखंड पुलिस द्वारा यह अभियान उन लोगों के खिलाफ चलाया जा रहा है जो साधु संतों का या धार्मिक वेशभूषा पहनकर लोगों को ठगने धोखा देने का काम करते हैं। तो इस पर बहुत ज़रूरी है आज के समय में। फिर ऑपरेशन शिवा जो है जुलाई 2025 में शुरू किया गया था। दक्षिण कश्मीर हिमालय में 3880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा मंदिर तक जाने वाले तीर्थ यात्रा मार्ग की पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऑपरेशन शिवा लॉन्च किया गया था। फिर ऑपरेशन स्पाइडर वेब जो है, ये जून 2025 में शुरू किया गया था। 1 जून 2025 को यूक्रेन में
ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया, जिसने रूस के कई सैन्य हवाई अड्डों पर निशाना बनाया था। तो ऑपरेशन साइबर वेब जो है ये यूक्रेन द्वारा रूस पर ड्रोन हमला किया गया था। फिर अगला है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, जून 2025 में शुरू किया गया है। क्या है, तो 22 जून 2025 को अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर विमान से ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नातांज और इस्फहान पर हमला किया था। तो अमेरिका द्वारा मिडनाइट हैमर जो चलाया गया था ये जून 2025 में चलाया गया था। ये पूछ सकता है कि किन किन 3 ठिकाने कौन से थे। फोर्डो, नातांज और इस्फहान जो है इस पर हमला किया गया था, B-2 स्पिरिट स्टील बॉम्बर द्वारा किया गया था। इस तरीके के क्वेश्चन बना देता है खास करके। फिर ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 क्या है, तो ये भी जून 2025 में चलाया गया है। इजराइल द्वारा ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर हमले की प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, तो ये इजराइल पर किया गया था ईरान द्वारा। ऑपरेशन राइजिंग लायन क्या है, तो ये भी जून 2025 में इजराइल ने अपने सैन्य अभियान जो है ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला किया है। तो अमेरिका, ईरान और इजराइल ये तीनों के अमेरिका का ऑपरेशन मिडनाइट हैमर है, ईरान ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 शुरू किया है, ऑपरेशन राइजिंग लायन ये इजराइल का है। फिर ऑपरेशन सिंधु जो है ये जून 2025 में शुरू हुआ है। ईरान और इजराइल के बढ़ते तनाव को बीच भारत द्वारा ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए उद्देश्य से ऑपरेशन सिंधु चलाया गया है। तो सिंधु जो है भारत द्वारा चलाया गया है। फिर ऑपरेशन केलर, केलर है या केलर या किलर, अब मई 2025 में शुरू किया गया था ऑपरेशन केलर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में शुरू किया गया। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों को सर्च करके खत्म करना और क्षेत्र में शांति स्थापित करना है। ऑपरेशन सिंदूर जो है ये मई 2025 में 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में भारत द्वारा 7 मई 2025 को पाकिस्तान के विभिन्न आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए गए हैं। ऑपरेशन शील्ड जो होता है मई 2025 में शुरू किया गया है। ये 31 मई 2025 को भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन शील्ड के तहत पाकिस्तान सीमा से सटे राज्यों में नागरिक सुरक्षा के लिए मॉकड्रिल का आयोजन किया गया था, तो ऑपरेशन शील्ड नाम दिया गया था। ऑपरेशन चक्र 5 जो है ये मई 2025 में CBI द्वारा चलाया गया एक अभियान है, जिसका उद्देश्य साइबर अपराधों, विशेषकर डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों और उनसे जुड़े वित्तीय नेटवर्क को ध्वस्त करना है। तो ऑपरेशन चक्र जो है इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इस बार जो डिजिटल अरेस्ट और इस तरीके के साइबर फ्रॉड जो चले थे उसके लिए चलाया गया था। ऑपरेशन जो ब्रह्मा है ये मार्च 2025 में चलाया गया था। भारत सरकार द्वारा जो म्यांमार में भूकंप आया था उसके पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए यानी कि चिकित्सा सहायता हेतु ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था। तो ऑपरेशन ब्रह्मा ये इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, म्यांमार में चलाया गया था। फिर ऑपरेशन डेविल इंड क्या है, तो फरवरी 2025 में ही चला था। इस ऑपरेशन के तहत बांग्लादेश में शेख हसीना के हिंसक प्रदर्शन कर रहे समर्थकों को गिरफ्तार किया गया था। ऑपरेशन सरधवा जनवरी 2025 में चलाया गया था। गणतंत्र दिवस से पहले सीमा सुरक्षा बल ने संभावित घुसपैठ की कोशिशों को रोकने के लिए जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर इस ऑपरेशन को शुरू किया था। नेक्स्ट देखेंगे जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं 2024-25 में, वो इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। SCO के शासनाध्यक्षों की जो परिषद की 24वीं बैठक हुई है ये कहाँ हुई, तो आयोजन 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 के मध्य तियानजिन चाइना में हुआ था। भारत के मोदी जी गए थे इसमें, भारत का प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी ने किया है। ये पूछा जाता है SCO की जो 24वीं बैठक कहाँ हुई है, तो तियानजिन चाइना में हुई है। और 17वीं बैठक जो ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ हुआ है, तो आयोजन 6 से 7 जुलाई 2025 को रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया गया है। सम्मेलन की अध्यक्षता लूला दा सिल्वा ये राष्ट्रपति ही वहाँ के ब्राजील के, भारत से नरेंद्र मोदी जी गए थे प्रधानमंत्री यानी कि। थीम क्या थी, तो अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक सहयोग को सुदृढ़ कर बनाना। फिर 16वां जो ये अभी 17वां ये ब्रिक्स सम्मेलन हुआ, 16वां कहाँ हुआ था, तो रूस में 2024 में आयोजित किया गया था। 18वां जो होगा वो भारत में 2026 में आयोजित किया जाएगा ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन। तो शिखर सम्मेलन जो आयोजित किए जाते हैं खास करके जिनमें भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उनसे पूछ दिया जाता है क्वेश्चन। फिर 91वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है, तो आयोजन इसका 15 से 17 जून 2025 को कनाडा में हुआ है। ये इसका नाम आप लोग खुद भी पढ़ लीजिएगा, कनाडाई इस्किस नाम है। कनाडा में आयोजित किया गया। भारत का प्रतिनिधित्व किसने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। 50वां कहाँ हुआ था, तो इटली में किया गया था 2024 में। 52वां जो होगा ये कहाँ, फ्रांस में 2024 में आयोजित किया जाएगा और ये 51 है G7 शिखर। फिर आसियान शिखर सम्मेलन 46वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो आयोजन जो हुआ 26 से 27 मई 2025 को कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ है। थीम क्या थी, तो समावेशिता और स्थिरता। 44वां और 45वां सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो वियंतायान ने लाओस में आयोजित किया गया था। 24वां हिंद महासागर रिम एसोसिएशन 2025 कहाँ हुआ है, आयोजन इसका 21 मई 2025 को वर्चुअली आयोजित किया गया है। अध्यक्षता इसकी वर्तमान अध्यक्ष श्रीलंका है हिंद महासागर का। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जो है ये होता है। थीम क्या रखी गई, भविष्य की पीढ़ी के लिए टिकाऊ हिंद महासागर। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व सचिव हैं पूर्व P कुमारन द्वारा किया गया था। ये आसियान जो शिखर सम्मेलन है ये
जभी भी होता है तो साल में 2 बार होता है, और 2 बार जो होता है वो एक ही जगह होता है, एक ही मतलब देश में आयोजित किया जाता है। फिर 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 आयोजन कहाँ? तो 21 मई 2025 को हुआ है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। थीम क्या है? स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। फिर विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025, इसका आयोजन 20 मई 2025 को रॉटरडैम, नीदरलैंड में आयोजित किया गया है। भारत का प्रतिनिधित्व जो है नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष सारंगी द्वारा किया गया है। भारत ने 2047 तक स्वतंत्र ऊर्जा प्राप्त करने और 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ग्रैंड पैलेस पेरिस में किया गया है। ये फ्रांस में आयोजित हुआ है 10 से 11 फरवरी के मध्य। विषय इसका क्या था? सार्वजनिक सेवा, एआई कार्य का भविष्य, नवाचार और संस्कृति, एआई में विश्वास और एआई का वैश्विक शासन। सह अध्यक्षता इसकी पीएम नरेंद्र मोदी एवं फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा की गई है। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक 2025 में आयोजित की गई। आयोजन इसका 20 से 24 फरवरी 2025 को हुआ है। दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जाता है। जो डब्ल्यूईएफ की वार्षिक बैठक है ये वहीं आयोजित की जाती है, दावोस में ही। फिर थीम्स क्या क्या थी? बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। तो बुद्धिमान युग होना चाहिए, मतलब ये एआई युग के लिए होना चाहिए था, तो इंग्लिश में इसका एआई हो सकता है। फिर 19वीं नवी जो है क्वाड देश मंत्रियों की बैठक 2025 में कहाँ हुई है? तो 21 जनवरी 2025 को वाशिंगटन डीसी यूएसए में आयोजित की गई है। बैठक की अध्यक्षता जो है यानी कि मेजबानी विदेश अमेरिकी जो विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो द्वारा की गई थी। भारत से विदेश मंत्री एस जयशंकर गए थे। फिर 19वां जो G20 शिखर सम्मेलन 2024 का कहाँ हुआ है? तो आयोजन 18 से 19 नवंबर 2024 को रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित किया गया था। थीम इसकी क्या थी? एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्राहक का निर्माण। भारत का प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी जी गए थे उसमें। 18वां जो हुआ था वो भारत में आयोजित किया गया था, नई दिल्ली में 2023 में। 20वां जो इस बार का होगा वो दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा, ये भी नवंबर में होगा अभी। तो 19वां जो है ये ब्राजील में हुआ है, 18वां भारत में हुआ था और 20वां जो है दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। तीनों में से कोई एक पूछ सकता है। उसका रीजन ये कि 19वां जब हुआ, 18वां जो हुआ था भारत, देखो इसमें G20 शिखर सम्मेलन में क्या होता है, जो भी देश आयोजन करता है उसका जो शेरपा बनाया जाता है वो 3 सम्मेलनों के लिए भागीदारी करता है। एक तो जो उससे पहले हुआ है, जो उसका जो वर्तमान होगा, और जो तीसरा यानी कि एक और हो जाएगा होगा। तो 3 सम्मेलनों में जो शेरपा है वो भागीदारी करता है। इस तरीके से इसका सिस्टम होता है। तो भारत जो है अभी नहीं इसमें शेरपा है, ये रिटायर हो गए, इससे पहले थे भारत में। अब क्या है कि आज जो D8 आर्थिक सहयोग की 11वीं बैठक कहाँ हुई? तो आयोजन 19 दिसंबर 2024 को मिस्र में किया गया था। बैठक का विषय क्या था? युवाओं में निवेश और लघु उद्योगों का समर्थन करना। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र का 29वां जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन जो है ये COP29 हुआ है। कहाँ? आयोजन जो है 11 से 22 नवंबर 2024 को बाकू अजरबैजान में किया गया था। इसकी थीम क्या थी? इन्वेस्टिंग इन अ लाइवेबल प्लेनेट फॉर ऑल। तो रहने लायक जो ग्रह है उसके में उसमें क्या करना? निवेश करना, इसकी थीम है। COP28 जो है ये कहाँ हुआ था? तो यूएई दुबई में आयोजित किया गया था, 2023 में आयोजित किया गया था। COP28 जो है, और जो 30 है COP30 जो है ये ब्राजील में आयोजित होगा इस साल का वाला। तो COP30 वाला ब्राजील में आयोजित किया जाएगा अभी 2025 में, और 2023 वाला जो हुआ था COP28 था ये दुबई में आयोजित किया गया था। इस बार का जो 29वां वाला जो 2024 में हुआ था ये कहाँ हुआ था? बाकू अजरबैजान में आयोजित किया गया था। इसकी थीम क्या? इन्वेस्टिंग इन लाइवेबल प्लेनेट फॉर ऑल। फिर नेक्स्ट देखेंगे 27वां राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष जो बैठक हुई है चौगम 2024 की, आयोजन कहाँ किया गया था? तो अपिया समोआ में आयोजित किया गया था। ट्रांसफार्मिंग आवर कॉमनवेल्थ विषय वन रेजिलियंट कॉमन फ्यूचर रखा गया था। फिर इसका जो विषय था ये क्या था? ट्रांसफार्मिंग आवर कॉमनवेल्थ वन रेजिलियंट कॉमन फ्यूचर। फिर भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू द्वारा किया गया था। 26वां जो है जोगम यानी कि राष्ट्रमंडल की बैठक रवांडा किगाली में हुई थी, रवांडा की राजधानी है किगाली। 28वां जो है ये बरबूडा में एंटीगुआ में बरबूडा में 2026 में आयोजित किया जाएगा। और जो ये 27वां है ये कहाँ हुआ है? तो समोआ में आयोजित किया गया है। फिर संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन कॉप जो CBD की बैठक हुई है 16वीं, ये कहाँ? कोलंबिया के कैली में आयोजित की गई है। 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 के मध्य हुई थी। तो अभी यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगली जब होगी तब पूछी जाएगी। सम्मेलन के अध्यक्ष कहाँ है? तो सुहाना मोहम्मद है। फिर सम्मेलन का विषय क्या था? तो प्रकृति के साथ शांति रखा गया था। 34वां नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ था? तो आयोजन 9 से 11 जुलाई 2024 के मध्य वाशिंगटन डीसी अमेरिका में आयोजित किया गया था। 33वां जो है शिखर सम्मेलन लिथुआनिया में हुआ था, विनियस जगह है। 35वां जो होगा कहाँ? हेग नीदरलैंड 2025 में आयोजित किया जाएगा। तो ये जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो बैठकें हुई है अंतर्राष्ट्रीय वाली ये दी गई हैं। फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन जो है 2024-25 में आयोजित किए गए हैं। इसमें राष्ट्रीय वाले जितने हैं वो देखेंगे।
नवा इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ, तो आयोजन यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर जो है नई दिल्ली में किया गया है। ये 8 से 11 अक्टूबर 2025 को आयोजित किया जाएगा। विषय क्या रहेगा, तो इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। फिर 10वां रायसीना डायलॉग 2025 में आयोजित की गई थी। तो आयोजन नई दिल्ली तो 17 से 19 मार्च 2025 के मध्य हुआ था। विषय क्या था, कालचक्र, लोक, शांति और ग्रह। फिर मुख्य अतिथि इसमें रहे थे वो क्रिस्टोफर लक्सन रहे थे, न्यूजीलैंड के ये प्रधानमंत्री थे। फिर जल स्थिरता सम्मेलन 2025 आयोजन नई दिल्ली में ही हुआ था। 12 मार्च 2025 को आयोजित किया गया था। थीम क्या थी, औद्योगिक जल उपयोग दक्षता। फिर आगे देखेंगे फिट इंडिया कार्निवल 2025 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। 16 से 18 मार्च 2025 को आयोजित किया गया है। आयोजक भारत रहा था, भारतीय खेल प्राधिकरण और फिट इंडिया मिशन रहा था। एरो इंडिया शो जो है 2025 में आयोजित किया गया था। संस्करण क्या है, तो 15वां संस्करण इसका था। 10 से 14 फरवरी 2025 के मध्य आयोजित किया गया था। आयोजन कहाँ रहा था, तो यलहंका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु में जो है वहाँ आयोजित किया गया था। एरो इंडिया शो जो है 2025 वाला बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। थीम क्या है इसकी, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो है ये 2025 में। इसका आयोजन जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में 8 से 10 जनवरी के मध्य में किया गया था। पहले जो है 2000 शायद 17 तक होता था, ये प्रतिवर्ष किया जाता था, मतलब प्रत्येक वर्ष मनाया जाता था। उसके बाद से इसको 2 वर्षीय कर दिया गया है, तो अब ये प्रति 2 वर्ष में मनाया जाता है। इस बार कहाँ है, ये भुवनेश्वर में आयोजित किया गया है। किसके द्वारा, तो विदेश मंत्रालय द्वारा उड़ीसा सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया है। मुख्य अतिथि रहे थे यानी कि क्रिस्टियाना काला कंगालू जो है ये त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति थे। सम्मेलन की थीम क्या थी, तो विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान इंपॉर्टेंट थीम है, पूछी जाती है। फिर 9 जनवरी को प्रधानमंत्री ने पर्यटक ट्रेन जो है प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस की पहली यात्रा को शुरू किया, जो दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन से रवाना होगी। 10 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 27 लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार दिया गया है। 17वां जो है सम्मेलन 2023 इंदौर के मध्य प्रदेश में हुआ था, और जो 18वां है ये भी कहाँ हुआ है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। पिछला कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था इंदौर में, और अभी जो है 2025 में 18वां शिखर सम्मेलन हुआ है प्रवासी भारतीय दिवस, तो ये कहाँ मनाया गया है, भुवनेश्वर उड़ीसा में मनाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कौन सी बैठक है, ये 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 फिर से उसी का दे दिया गया है। तो युवा प्रवासी भारतीय दिवस जो सम्मेलन है ये 2025 वाला आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में ये भी आयोजित किया गया है। 8 जनवरी 2025 को ये भी इसका आयोजन हुआ है। किसके द्वारा, तो युवा केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसके मुख्य अतिथि कौन रहे थे, अमेरिकी पैसिफिक न्यूज वीक के सीईओ जो है देव प्रगत रहे थे। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला है। आयोजन नई दिल्ली में 5 से 6 नवंबर 2024 को हुआ है। थीम क्या रखी गई थी, तो एशिया को सुदृढ़ करने में बौद्ध धर्म की भूमिका। यूपी पीसीएस प्री मेंस 2024 में अधिक जो 2024 में पूछा था, बौद्ध धर्म की वर्तमान में प्रासंगिकता क्या है, तो ये जो है एशिया को सुदृढ़ करने में बौद्ध धर्म की भूमिका जो है उसी थीम पर आधारित ये सम्मेलन भी है। फिर सेमिकान इंडिया सम्मेलन 2024 जो है आयोजन क्या है, तो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में हुआ है। इसका 11 से 13 सितंबर 2024 को आयोजन किया गया था सेमिकान इंडिया जो सम्मेलन है। थीम क्या थी, तो शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। नेक्स्ट है पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2024 का आयोजित किया गया है, तो ये आयोजन लखनऊ उत्तर प्रदेश के में हुआ है। 4 से 5 सितंबर 2024 को किया गया है। विषय क्या रखा गया था, सशक्त और सुरक्षित भारत सशस्त्र बलों में बदलाव। 8वां धम्म सम्मेलन 2024 का हुआ है, तो आयोजन अहमदाबाद गुजरात में हुआ। 23 से 25 अगस्त 2024 को किया गया है। मुख्य अतिथि कौन रहे थे, जगदीप धनखड़ रहे थे। विषय क्या था, धम्म परंपराओं में ब्रह्मांड विज्ञान जो है इसका थीम थी। फिर नेक्स्ट देखेंगे 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 कहाँ आयोजित किया गया था, तो मुंबई के 28 से 23 अगस्त 2024 को हुआ है। थीम क्या थी, ब्लूप्रिंट फॉर द नेक्स्ट डिकेड ऑफ फाइनेंस। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 में आयोजन कहाँ हुआ, तो भोपाल मध्य प्रदेश में 30 से 31 जुलाई 2024 को किया गया था। विषय इसका था अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। ई गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है, तो आयोजन मुंबई महाराष्ट्र में 3 से 4 सितंबर 2024 को किया गया है। विषय इसका क्या था, विकसित भारत, सुरक्षित भारत और सतत ई सेवा वितरण। फिर 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस में एवं आरोग्य एक्सपो 2024 आयोजन देहरादून उत्तराखंड में 12 से 15 दिसंबर 2024 को किया गया है। विषय इसका था डिजिटल हेल्थ एंड आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव। भारत G20 2024 जो है आयोजन नई दिल्ली में 15 से 24 मई को हुआ है। विषय इसका क्या था, 5G एंड बियॉन्ड कनेक्टिविटी ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड। फिर आगे देखेंगे इसी में 5वां राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव जो है 2024 में नई दिल्ली में 5 से 6 मार्च 2024 को आयोजित किया गया था। विषय क्या है, युवा अभिव्यक्ति राष्ट्र के परिवर्तन के लिए जुड़ाव और सशक्तिकरण। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 कहाँ हुआ था, तो आयोजन नासिक महाराष्ट्र में 12 से 16 जनवरी 2024 को किया गया था। थीम क्या था, मेरा भारत विकसित भारत एट 2047 युवा के लिए युवा द्वारा। फिर नवा भारत
अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 में आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में किया गया था। फिर 17 से 20 जनवरी 2024 को आयोजित किया गया था। थीम क्या थी? अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक लोक संपर्क। जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन मुंबई 12 जनवरी 2024 को किया गया था। थीम क्या थी? भारत के लिए हरित परिवहन परिवर्तन को डिकोड करना। तो इसमें सम्मेलन बैठकें दी गई, आयोजन तिथि दी गई है, स्थल मुख्य बिंदु क्या रिलेटेड है, इसको भी देख लेते हैं। तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 इसका नवा संस्करण था, अक्टूबर 2025 में आयोजित किया जाएगा। ये स्वभूमि नई दिल्ली में। थीम क्या है? इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म का अनावरण मंत्री जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा किया गया है। 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय बैठक जो है ये कहाँ होगी? पूर्वी जो क्षेत्रीय परिषद बैठक है ये जुलाई 2025 में रांची में आयोजित की जाएगी। जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के तहत राज्य आते हैं उनके तहत उसमें रांची में की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य दोहराया गया। तो 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त बनाया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता जून 2025 में आयोजित की गई, नई दिल्ली में हुई है। इस सम्मेलन की मेजबानी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की है। अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक 2025 मई 2025 में आयोजित की गई है, पटना बिहार में हुई है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने बिहार सरकार की साझेदारी में इसका आयोजन किया है। 10वां रायसीना डायलॉग 2025 में आयोजित किया गया है, मार्च 2025 में हुआ था। नई दिल्ली में मुख्य अतिथि इसके थे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन रहे थे। विषय क्या था? कालचक्र, लोक शांति और ग्रह। फिर जल स्थिरता सम्मेलन 2025 मार्च 2025 में आयोजित किया गया है, नई दिल्ली में हुआ था। उद्देश्य इसका था औद्योगिक जल उपयोग दक्षता को बढ़ावा देना। फिर फिट इंडिया कार्निवल 2025 मार्च 2025 में आयोजित किया गया है, नई दिल्ली में हुआ था। उद्घाटन इसका युवा मामले और खेल मंत्रालय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया था। नेक्स्ट है नारी शक्ति से विकसित भारत सम्मेलन जो है ये मार्च 2025 में आयोजित किया गया था, नई दिल्ली में हुआ था। इस सम्मेलन का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। इस अवसर पर सी बिल्ड्स भारत अभियान शुरू किया गया था। फिर अगला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 फरवरी 2025 में आयोजित किया गया था। आयोजन इसका गांधीनगर गुजरात में हुआ था। बिम्स्टेक के क्षेत्रीय विकास में युवाओं की भूमिका को रेखांकित किया गया था। इसमें 98वां जो है अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन फरवरी 2025 में हुआ है, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। उद्घाटन इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। और कौन कौन से हैं? एरो इंडिया शो जो है 2025 वाला 15वां संस्करण था। इसमें 2025 के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादा जो पूछने की संभावना है वो 2025 वाले ही पूछे जाएंगे। 2024 के तो मतलब अगस्त सितंबर तक मैक्सिमम जाने की बात है। बहुत पीछे, बहुत एक आध क्वेश्चन में जाए, नहीं तो इतना पीछे क्वेश्चन नहीं आते हैं करंट अफेयर्स में। जो एरो इंडिया शो 2025 वाला हुआ है इसका 15वां संस्करण था, फरवरी 2025 में हुआ, बेंगलुरु में हुआ है। थीम इसके क्या थी? द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज है। फिर 85वें यानी कि 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जनवरी 2025 में हुआ है, पटना में हुआ था। उद्घाटन इसका लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया था। 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस जनवरी 2025 में आयोजित की गई है, भोपाल में इसका आयोजन किया गया है। उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा किया गया है। फिर है मुख्य सचिवों का चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन दिसंबर 2024 में हुआ था, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। सम्मेलन का व्यापक विषय क्या है? उद्यमिता, रोजगार तथा कौशल को प्रोत्साहन देना, जनसांख्यिकी लाभांश का लाभ उठाना। भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 तो दिसंबर 2024 में हुआ था, ये स्वभूमि नई दिल्ली में हुआ था। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2024 वाला ये दिसंबर 2024 में हुआ था, कोझिकोड केरल में किया गया है। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस का आयोजन केरल के कोझिकोड में हुआ है। 13वां राष्ट्रीय बीज कांग्रेस जो है ये नवंबर 2024 में वाराणसी में हुआ था। बीज के क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया है। भारतीय सड़क कांग्रेस IRC 2024 आयोजन का नवंबर 2024 में हुआ है, रायपुर में आयोजित किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। फिर 8वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस अक्टूबर 2024 में हुआ है, भारत मंडपम नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था। भारतीय कला महोत्सव का पहला संस्करण सितंबर 2024 में हुआ है, ये फरीदाबाद सिकंदराबाद जो है तेलंगाना में वहाँ हुआ है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया है। 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद बैठक हुई है सितंबर 2024 में, गोवा में आयोजित की गई है। इस बैठक में 80 से अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान किया गया है, जो बंदरगाह के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, कनेक्टिविटी, वैधानिक अनुपालन, समुद्री पर्यटन, नेविगेशन परियोजनाओं, स्थिरता और बंदरगाह सुरक्षा पर केंद्रित थे। नेक्स्ट है वर्ल्ड फूड इंडिया का तीसरा संस्करण सितंबर 2024 में हुआ है, ये भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा इसकी मेजबानी की गई थी। पहला संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन सितंबर 2024 में हुआ था, लखनऊ में हुआ था। विषय क्या था? सशक्त और सुरक्षित भारत, सशस्त्र बलों में बदलाव रखा गया था इसका। सेमीकॉन इंडिया 2024 सितंबर में हुआ था, ये ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था। सेमीकॉन इंडिया 2024 की थीम की सेमीकंडक्टर के भविष्य को आकार देना, शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। फिर है ग्लोबल बायो इंडिया
का चौथा संस्करण हुआ था। ये कहाँ? सितंबर 2024 में ये भी हुआ था, नई दिल्ली में। विषय क्या था इसका? बायोटेक इनोवेशन एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग। 8वां धम्म सम्मेलन अगस्त 2024 में आयोजित किया गया था। अगस्त 2000 अहमदाबाद में हुआ था। मुख्य अतिथि कौन थे इसके? जगदीप धनखड़ थे। वर्ष 2024 के सम्मेलन का विषय क्या था? धर्म और धम्म के में ब्रह्मांड विज्ञान। पहला जो सूचकांक दिया है मानव विकास सूचकांक, ये 1990 से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। भारतीय अर्थशास्त्री जो अमर्त्य सेन और पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा इस सूचकांक को विकसित किया गया था। सूचकांक के 3 आयाम हैं, कौन कौन से? लंबे और स्वस्थ जीवन संकेतक, इसमें जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को ध्यान में रखा जाता है। ज्ञान संकेतक में स्कूली शिक्षा के जो अपेक्षित वर्ष हैं और स्कूली शिक्षा के जो औसत वर्ष हैं, कितने वर्ष शिक्षा प्राप्त की और कितने वर्ष शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, इन दोनों को काउंट किया जाता है। तीसरा है एक सभ्य जीवन स्तर के संकेतक हैं। इसमें प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय जो है घरेलू प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय को काउंट किया जाता है, घरेलू आय को नहीं काउंट किया जाता है। फिर भारत बांग्लादेश के साथ संयुक्त रूप से 130वें स्थान पर है इसमें, जिसका स्कोर कितना है? तो 0.685 है। भारत की रैंक कितनी है 2024-25 वाले में? 130वीं रैंक है। प्रथम स्थान पर आइसलैंड रहा है, जिसका स्कोर कितना है? 0.972 रहा है, जबकि अंतिम स्थान पर दक्षिण सूडान रहा है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है? यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। भारत की रैंक 130वीं है, स्कोर कितना है? 0.685 है। और पहले नंबर पर है आइसलैंड, जिसका स्कोर 9.972 है। लास्ट स्थान पर कौन है? दक्षिण सूडान है। फिर वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2024 रिपोर्ट जो है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प द्वारा जारी की जाती है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 वाले में 4 संकेतकों पर आधारित है। इसमें जो है अल्प पोषण, इसको महत्व 1/3 दिया जाता है। चाइल्ड स्टंटिंग 1/6, चाइल्ड वेस्टिंग जो है 1/6 और जो बाल मृत्यु दर है इसको 1/3 महत्व दिया जाता है। फिर 20 देश संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहे हैं। इसमें यूएई, चीन आदि जैसे देश शामिल हैं। तो 20 देशों को पहले स्थान पर रखा गया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, जबकि भारत 105वें स्थान पर रहा है। भारत में कुपोषित बच्चे 13.7% हैं, अविकसित बच्चे जो हैं 35.5% हैं, कमजोर बच्चे जो हैं ये 18.7%, शिशु मृत्यु दर कितनी? 2.9% है। विश्व का औसत जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ये कितना है? तो 18.3% है, जो मध्यम है। और भारत का स्कोर कितना? 27.3% है। 3 है जो गंभीर श्रेणी में आता है। तो भारत की जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें स्थिति अभी भी खराब है। पिछली बार 111 थी, अभी घट करके 105 हो गई है। तो ये अभी भी मतलब चिंताजनक तो है ही। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 वाली का है, इस सूचकांक का 13वां संस्करण है। इसे यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क यानी कि यूएनएसडीएसन द्वारा जारी किया जाता है। खुशहाली मापने वाले 6 कारक कौन कौन से हैं? तो प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद को काउंट किया जाता है, सामाजिक सहयोग को काउंट किया जाता है, जीवन विकल्प चुनने की स्वतंत्रता को दिया जाता है, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा को शामिल किया जाता है, उदारता को शामिल किया जाता है। फिर भ्रष्टाचार की धारणा जो है इनको भी शामिल किया जाता है। इसमें स्थान कौन है? फिनलैंड शीर्ष पर है, जबकि भारत जो है 118वें स्थान पर है। नोट किया तो हैप्पीनेस इंडेक्स की शुरुआत भूटान से हुई और इसे 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया। पहला विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स जो है ये 2012 में जारी किया गया था। भारत जो इस बार है 118वें स्थान पर है, शीर्ष पर फिनलैंड है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट है और 6 का जो है संकेतक के आधार पर जारी किया जाता है। जारी कौन करता है? यूएनएसडीएसन द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक सीसीपीआई 2025, 2005 से जर्मन वॉच द्वारा जारी किया जा रहा है। यह 63 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन को ट्रैक करता है। 4 श्रेणियों के तहत प्रत्येक देश के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है। इसमें पहला है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, यानी कि इसको 40% भारांश दिया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा को 20%, ऊर्जा उपयोग को 20% दिया गया है, जलवायु नीति को 20% हिस्सा दिया गया है। तो 100% के आधार पर इसको जारी किया जाता है। कोई भी देश बहुत उच्च रेटिंग के अंतर्गत नहीं आया और इसलिए पहले 3 स्थान पर है। मतलब इनके जो देश हैं जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रयासों के आधार पर इसको काउंट किया जाता है। तो पहले 3 स्थान है उनको आरक्षित रखा गया है। किसी भी देश ने ऐसा प्रदर्शन नहीं किया कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आ सके। पहले 3 स्थान पर कोई देश नहीं है। डेनमार्क जो है चौथे स्थान पर है। भारत 10वें स्थान पर रहा है। 7वें स्थान पर 2024 में 7वें स्थान पर था, लेकिन अभी जो है भारत में ये 10वें स्थान पर खिसक गया है और ईरान जो है अंतिम स्थान पर रखा गया है। फिर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 जारी हुआ है। इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अनुसार किसी भी देश में अभी तक पूर्ण लैंगिक समानता हासिल नहीं की है। आइसलैंड शीर्ष पर स्थान रखा गया है। फिर उसके बाद फिनलैंड और नॉर्वे का स्थान आता है। आगे देखेंगे भारत जो है 0.6644 अंक के साथ 131वें स्थान पर है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत जो है कितने 131वें स्थान पर आया है और पाकिस्तान जो है अंतिम पायदान पर 148वें स्थान पर है। इस सूचकांक के आकलन क्या घटक क्या क्या है? आर्थिक भागीदारी और अवसर,
शैक्षिक प्राप्ति, स्वास्थ्य एवं जीवन रक्षा, राजनीतिक सशक्तिकरण, इन सबको शामिल किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की शुरुआत 2006 से हुई थी। वैश्विक लिंग अंतर स्कोर जो है 0.68 रहा है। तो वैश्विक लैंगिक जो अंतर रहा है वो कितना रहा है, 0.68 रहा है। फिर विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग जो है ये 2025 वाली 1989 से प्रतिवर्ष इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट जो है IMD द्वारा जारी की जाती है। यह सूचकांक भी 4 आधारों पर आधारित है। कौन-कौन से हैं? आर्थिक प्रदर्शन, सरकारी कार्यकुशलता, व्यावसायिक दक्षता, इंफ्रास्ट्रक्चर को शामिल किया जाता है। 100 स्कोर के साथ स्विट्जरलैंड शीर्ष स्थान पर है। उसके बाद सिंगापुर, हांगकांग और सिंगापुर और हांगकांग का स्थान है। तो पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे पर सिंगापुर, तीसरे पर हांगकांग है। भारत जो है 64.19 स्कोर के साथ 41वें स्थान पर है। जबकि अंतिम स्थान पर कौन रहा है, 69वां स्थान वेनेजुएला। तो टोटल 69 देशों को शामिल किया गया। भारत 41वें स्थान पर है, पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है। आगे देखेंगे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 जारी किया गया है। इसको जारी कौन करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा 1985 में स्थापित पेरिस स्थित गैर लाभकारी संगठन है, ये जारी करता है, द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित होता है। इस सूचकांक का यह 23वां संस्करण है। यह सूचकांक 5 के संकेतकों पर कौन कौन से हैं, राजनीतिक है, आर्थिक है, विधायी, सामाजिक और सुरक्षा से रिलेटेड। मतलब जो रिपोर्टर्स हैं उनकी राजनीतिक क्या चीज़ें हैं, आर्थिक कैसी स्थिति है, विधायी क्या स्थिति है वहाँ देखी जाती है। तो देश में ये सारी चीज़ें काउंट की जाती हैं। नॉर्वे पहले स्थान पर है, उसके बाद इस्टोनिया को दिया गया, तीसरे नंबर पर नीदरलैंड है, अंतिम स्थान पर इटरिया है, 180वां स्थान दिया गया है। सूचकांक में जो भारत है 32.96 अंक के साथ 151वें स्थान पर है। तो भारत के जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है, भारत 151वें स्थान पर है। ये जितने भी इंपॉर्टेंट सूचकांक है, अब पहले होता था खाली भारत का पूछता था, अभी क्या करता है, पहला देश, दूसरा देश, तीसरा देश, इनमें से कोई एक पूछ देता है, ये लास्ट का पूछ देता है। साथ में भारत की रैंक के साथ साथ भारत की स्कोर भी पूछ देता है कि भारत का स्कोर कितना रहा है। तो भारत 32.96 अंक के साथ 151वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, जो विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक जारी की गई उनमें भारत की स्थिति क्या रही, इसको एक इंडेक्स में दे दिया गया है। इसका एक शॉर्ट वीडियो भी बना दिया जाएगा, बाकी अलग से वीडियो भी बना दी जाएगी, जिससे क्या है कि ये जो जितने भी सूचकांक और रिपोर्ट वाला है इसको याद करना आसान रहे, क्योंकि इससे लगभग 1 से 2 क्वेश्चन तो बनते हैं। तो रिपोर्ट कौन जारी करता है, रिपोर्ट कौन सी है, जारी करता संस्थान या संगठन कौन है, शीर्ष देश कौन सा रहा है, भारत की रैंकिंग कौन सी रही है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है ये हेनले एंड पासपोर्ट एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया जाता है, 2025 वाली जारी हुई है। सिंगापुर पहले पर है, भारत जो है 77वें स्थान पर है, इससे पहले 50वें स्थान पर था। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। अमेरिका पहले नंबर पर है, भारत जो तीसरे स्थान है। इस भारत में कितने टोटल 64 यूनिकॉर्न है। अमेरिका में लगभग 1400-700 के आसपास है, और दूसरे नंबर पर चीन है जहाँ 500 के आसपास यूनिकॉर्न है। भारत में कितने 64 यूनिकॉर्न है, तीसरे नंबर पर है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। आइसलैंड पहले स्थान पर है, 115वां रैंक भारत की है शांति सूचकांक में। फिर वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, स्वीडन पहले पर है, और भारत की रैंक कितनी है, तो 71वीं रैंक रखी गई है। 2024 में 63वीं रैंक थी। फिर ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, आइसलैंड पहले पर है, भारत जो है 131वें स्थान पर है। 2024 में इसकी 129वीं रैंक रखी गई थी। फिर जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जर्मन वाच द्वारा जारी किया जाता है, डेनमार्क को चौथा स्थान मिला है। पहले के 3 स्थान पर किसी देश को नहीं रखा गया है। भारत इस बार 10वें स्थान पर है, पिछली बार जो है 8वें स्थान पर रहा था। ये भारत 2024 में 8वें नहीं 7वें स्थान पर था, इसमें 8 दिया है। फिर मानव विकास सूचकांक जो रिपोर्ट है 2024 वाली संयुक्त राष्ट्र यानी कि UNDP द्वारा जारी की गई। आइसलैंड पहले पर है, भारत जो 130वें पर है। स्कोर इसका कितना रहा है, तो 0.685 रहा है। फिर विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 वाला रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया गया है, फ्रांस का संगठन है ये। नॉर्वे पहले पर रहा है, भारत 191वें स्थान पर रहा है। 2024 में 159वीं रैंक इसकी रही थी। फिर वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक जो है ये लोभी नहीं है, ये ऐसे ही इसमें पहले नहीं दिया। भारत जो है 36वें स्थान पर है, 2022 में 48वां स्थान रहा था। फिर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 सतत विकास समाधान यानी कि विश्व जो खुशहाली रिपोर्ट है, ये सतत विकास समाधान नेटवर्क SDSN द्वारा जारी किया जाता है। फिनलैंड पहले नंबर पर है, भारत 118वें स्थान पर है, 2024 में ये 26वें स्थान पर रहा था। फिर 19वीं द वेल्थ रिपोर्ट नाइट फ्रैंक द्वारा जारी की जाती है, अमेरिका पहले पर है, भारत जो चौथे स्थान पर है। फिर भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 वाली ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी की जाती है, डेनमार्क पहले नंबर पर है, भारत 96 स्थान पर है, 2023 में ये 93वें स्थान पर रहा था। तो करप्शन के मामले में हम लोग 96वें स्थान पर हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 जो है ग्लोबल फायर पावर .com द्वारा जारी की जाती है, अमेरिका पहले स्थान पर है, भारत जो है चौथे स्थान पर है, और 2024 में चौथा स्थान दिया गया था। तो
वैश्विक स्तर पर जो मतलब शक्ति के मामले में भारत चौथे स्थान पर है। फिर है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024, ये पोयूलर्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की गई। अमेरिका पहले पर है, 49वां रैंक भारत की है 53.67 स्कोर के साथ। फिर वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक जो है ये विश्व वन्य जीव कोष द्वारा जारी किया जाता है, WWF द्वारा। लग्जमबर्ग जो है इसमें पहले पर है। फिर 176वीं रैंक जो है भारत को दी गई है। स्कोर कितना है? 45.5 स्कोर दिया गया है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स ये वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी किया जाता है। डेनमार्क पहले पर है, भारत जो है 79वीं रैंक दी गई इसको। फिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 वाला है, वर्ल्ड जस्टिस ये वेल्थ हंगर हेल्प जर्मन संस्था है, इसके द्वारा जारी किया गया है। बेलारूस पहले पर है, भारत 105वीं रैंक है। स्कोर इसका कितना है? तो 27.3 रखा गया है। फिर आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की जाती है। हांगकांग पहले पर है, भारत जो है 44वें स्थान पर है। 2023 में 87वें स्थान पर रहा था। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 जो है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो द्वारा जारी किया गया है। स्विट्जरलैंड पहले पर रहा था, 39वां स्थान भारत को मिला है। 2023 में 40वें स्थान पर था। फिर है एशिया पावर इंडेक्स 2024 लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की गई, सिडनी का है ये। अमेरिका इसमें भी पहले पर है और थर्ड रैंक जो है भारत को दी गई है एशिया के मामले में। फिर विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान जो IMD तो है इसके द्वारा जारी की जाती है, यानी कि वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग है ये। स्विट्जरलैंड इसमें पहले पर रहा है, भारत 58th रैंक पर रहा है। स्कोर कितना है? 40.67 रहा है। फिर AI तत्परता सूचकांक 2024 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किया गया है। सिंगापुर पहले नंबर पर रहा है, 72वां भारत का स्थान है। स्कोर इसका कितना है? तो 10.49 रखा गया है। नेक्स्ट है कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी की गई है। वियना पहले पर है, भारत का दिया नहीं है। भारत का आई थिंक कोई शहर नहीं शामिल हुआ इसमें। फिर पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 येल यूनिवर्सिटी अमेरिका द्वारा जारी की गई है। एस्टोनिया 176वीं रैंक पर है। फिर यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में जारी किया गया विश्व आर्थिक मंच द्वारा। अमेरिका इसमें पहले पर है, 39th रैंक भारत की रखी गई है। 2021 में 54वीं रैंक दी थी। फिर पहला साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नेतृत्व में हुआ है, रूस द्वारा पहले पर है। और 10वां जो है भारत का स्थान रखा गया है। तो साइबर क्राइम इंडेक्स में जो है रूस सबसे ज़्यादा संवेदनशील है, भारत 10वें नंबर पर है। फिर उत्तर प्रदेश सरकार की कुछ नई योजनाएं हैं, कौन कौन सी है? तो मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना जो है राज्य में निवेश को बढ़ावा देने और नए उद्योगों को स्थापित करने में सहायता करने के लिए शुरू किया गया है इसको। फिर डिजिटल क्लिनिक योजना जो है ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल माध्यम से डॉक्टरों को सलाह और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, डॉक्टरों की सलाह और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराया जाएगा। बफर में सफर योजना ये इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो जितने भी राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व होते हैं उनका जो बफर एरिया होता है, ये कोर एरिया हो गया, बफर एरिया वाले में जो है इसमें टूरिज्म बढ़ावा दिया जाएगा। फिर मेरा शहर मेरी जिंदगी अभियान जो है शहरों को साफ सुथरा और हरा भरा बनाने के लिए नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना, ये तो अच्छी बहुत क्योंकि जब तक नागरिक भागीदारी नहीं बढ़ेगी तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। फिर भारत सरकार की प्रमुख रिपोर्टें दी गई, कौन कौन सी हैं? तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 ऊपर जितने भी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की गई थी उसमें भारत की रैंकिंग दी गई थी। अब भारत सरकार द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है उसमें रैंकिंग राज्यों या अन्य संस्थानों की रैंकिंग रहेगी। स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2024-25 में क्या है? आयोजन जो है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसका 9वां संस्करण है। थीम क्या है? कम करें, पुनः उपयोग करें, पुनः चक्रण करें, रीयूज, रिसाइकिल और जो 3 वाला री आता है, आर वाला, उसी का है। तो सबसे स्वच्छ शहर इंदौर लगातार 8 बार रहा है ये। सबसे स्वच्छ बड़ा शहर जो है 10 लाख से अधिक जनसंख्या में अहमदाबाद रहा है। फिर सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर प्रयागराज रहा है। फिर सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड सिकंदराबाद है। बिहार का स्थान 21वां रखा गया था, पटना 10 लाख से अधिक आबादी में 21वें स्थान पर है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया गया है। जारीकर्ता नीति आयोग है, 2 अप्रैल 2025 को जारी किया गया है। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्य उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तो गोवा है। अग्रणी राज्यों में महाराष्ट्र पहले पर है, दूसरे पर उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तीसरे पर तेलंगाना है। आकांक्षी जिला राज्यों में सबसे खराब प्रदर्शन पंजाब, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल का रहा है। नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 रिपोर्ट इसे जनवरी 2025 को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया द्वारा जारी किया गया है। यह सूचकांक वित्त वर्ष 2022 से 23 में 18 राज्यों के वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर तैयार किया गया। तो जो वित्तीय प्रशासन सूचकांक जारी किया गया है विश्व वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक, इसमें 18 राज्यों को काउंट किया गया है। प्रथम स्थान पर उड़ीसा रहा है, स्कोर इसका 67.8 रहा है। दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़, तीसरे स्थान पर गोवा है। बिहार का स्थान 7वां रहा है, यूपी का भी 7वें स्थान पर रहा है। तो यूपी बिहार दोनों सेम स्थान पर रहे हैं। मध्य प्रदेश 9वें स्थान पर था। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 जारी हुआ है, जारीकर्ता UNDP है, 17 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया है। विश्व भर में लगभग 1.1 बिलियन लोग तीव्र गरीबी में रह रहे हैं। फिर गरीब आबादी में से आधे से अधिक
584 मिलियन बच्चे हैं जो 18 साल से कम उम्र के हैं। फिर अगला है कई गरीब लोग बुनियादी संसाधनों से वंचित हैं, संचित नहीं वंचित होना चाहिए था। जैसे 828 मिलियन पर्याप्त स्वच्छता से वंचित हैं, 886 मिलियन आवास से, 898 मिलियन जो है ये खाना पकाने के ईंधन से, जो स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन है उससे। फिर पूरी दुनिया में भारत में सबसे अधिक 23.4 करोड़ जो लोग हैं गरीब रहते हैं। तो आबादी के हिसाब से दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब कहाँ रहते हैं? भारत में ही रहते हैं। फिर नेक्स्ट क्या देखेंगे? छठा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 जारी किया गया था। जारी इसको किसने किया है? फूड सेफ्टी सिक्योरिटी एंड अथॉरिटी इंडिया जो है उसके ने जारी किया गया। FSSAI। पहला स्थान इसमें केरल को मिला, स्कोर 73.75 रहा है। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा है। पूर्वोत्तर या पहाड़ी राज्यों में प्रथम स्थान पर नागालैंड रहा है, इसका स्कोर 44.25 है। केंद्र शासित राज्यों में पहला स्थान जम्मू एवं कश्मीर को दिया गया है, दूसरे पर चंडीगढ़ है। बिहार का स्थान 21वां रखा गया है, स्कोर कितना है? 36.5 रखा है। चौथा सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक 2023-24 में जारी हुआ है। जारीकर्ता नीति आयोग है, 12 जुलाई 2024 को जारी किया गया था। प्रथम स्थान पर केरल एवं उत्तराखंड, स्कोर कितना? 79 था। दूसरा स्थान तमिलनाडु को दिया गया था। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान चंडीगढ़, दूसरा स्थान जम्मू कश्मीर का है। बिहार का स्थान सबसे अंतिम स्थान पर रहा है 57 स्कोर के साथ। फिर स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड्स 2023 8वां संस्करण था, जारीकर्ता केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या है? वेस्ट टू वेल्थ। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 थीम रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल है। फिर सबसे स्वच्छ शहर इंदौर और सूरत रहे संयुक्त रूप से। तीसरा स्वच्छ शहर नवी मुंबई है। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड जो है महू छावनी बोर्ड मध्य प्रदेश का ये है। फिर सबसे स्वच्छ गंगा शहर वाराणसी और प्रयागराज है। सबसे स्वच्छ शहर 1 लाख से कम आबादी वाली श्रेणी में ये ससवाड महाराष्ट्र का है, पाटन छत्तीसगढ़ का है, लोनावाला महाराष्ट्र का है। राज्यों में सबसे स्वच्छ महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है। निम्न प्रदर्शन करने वाले अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान और नागालैंड रहे। और पुरस्कार जो दिए गए पुरस्कार भी देख लेते हैं। इस वाले लेक्चर में पुरस्कार वाला ही रहेगा। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 कुल 4 लोगों को मिला है। डी गुकेश शतरंज के लिए, हरमनप्रीत सिंह हॉकी के लिए, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स के लिए, मनु भाकर शूटिंग के लिए। अर्जुन पुरस्कार 2024 में कुल 32 लोगों को दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य क्षेत्र का है, ये 2024 में 59 जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। हिंदी लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। फिर 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्दू के कवि गुलजार और सदगुरु जगत गुरु रामभद्राचार्य इन दोनों लोगों को दिया गया था। व्यास सम्मान ये भी साहित्य क्षेत्र का है। 2024 का 2024 में 34वां व्यास सम्मान सूर्यबाला को मिला था। इनका उपन्यास था कौन देश को वासी, वेणु की डायरी। 2023 का 33वां जो व्यास सम्मान है ये किसको? पुष्पा भारती को मिला था। उनके स्मरण क्या था? यादें यादें हेतु दिया गया था। फिर अगला है सरस्वती सम्मान, ये भी साहित्य क्षेत्र का है। 2024 में 34वां मिला था। साधु भद्रेश दास मुस्तकिल की स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। 2023 का 33वां किसको? प्रभा वर्मा को मिला था। इनका उपन्यास था रौद्र सात्विकम के लिए। फिर दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार ये है। 2024 में 54वां मिला था मिथुन चक्रवर्ती को। 2023 का 53वां मिला था इसको वहीदा रहमान को। और ये 2024 में दिया गया था लेकिन 54वां है और अभी 55वां भी इसकी घोषणा कर दी गई है 2023 के लिए दिया गया है। जो कि ये जो मलयालम फिल्म एक्टर है मोहनलाल इनको दिया गया है। तो मिथुन चक्रवर्ती के बाद में मोहनलाल जो है अभी इनको लेटेस्ट घोषणा कर दी गई, लेकिन अभी ये तो नहीं पूछा जाना चाहिए, मिथुन चक्रवर्ती वाला ही पूछा जाएगा अगर। तो यह अपना काउंटिंग नंबर याद रखिए, इनको 2022 के लिए प्लस 2054वां 54th रैंक का मिला है दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण खेल दिए गए हैं उनमें, उनसे रिलेटेड फैक्ट क्या है? तो 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 में आयोजन कहाँ? लेह लद्दाख में हुआ। लेह लद्दाख एवं गुलमर्ग जम्मू कश्मीर के 2 चरणों में आयोजित किया गया था। पहला चरण 27 से 27 जनवरी लेह में, दूसरा चरण 9 से 12 मार्च गुलमर्ग में हुआ था। शुभांकर क्या था? शान हिम तेंदुआ। कुल शामिल खेल कितने थे? 6 खेलों को शामिल किया गया था। इसमें कुल 19 टीमों ने भाग लिया था। चरण 1 में प्रथम स्थान किसको लद्दाख ने पाया था? 4 स्वर्ण 2 रजत 1 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते थे। चरण 1 में दूसरा स्थान तमिलनाडु को मिला था। चरण 2 में प्रथम स्थान भारतीय सेना ने, सेकंड पर हिमाचल रही थी, तीसरे पर लद्दाख रहा था। 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ? उत्तराखंड में आयोजित किए गए थे 11 शहरों में 28 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी के मध्य हुए थे। थीम क्या थी? ग्रीन गेम्स। मसाल का नाम क्या था? तेजस्विनी। शुभंकर मौली। आदर्श वाक्य क्या था? संकल्प से शिखर तक। आधिकारिक प्रायोजक कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन थी। उसके बाद में पहली बार शामिल पारंपरिक खेल कौन है? योगासन और मलखम्ब को शामिल किया गया है। राजा
भलेंद्र सिंह ट्रॉफी सर्वाधिक स्वर्ण पदक विजेता को दी गई थी, सर्विसेज को मिला था, जो कि प्रथम स्थान पर सर्विसेज ही रहा था, 68 स्वर्ण इसने जीते थे, 26 रजत और 27 कांस्य पदक, कुल 121 थे। फिर दूसरा स्थान महाराष्ट्र ने जीता था, तीसरा स्थान हरियाणा रहा था। 39वें स्थान पर 39वें जो राष्ट्रीय खेल है ये मेघालय में 2027 में आयोजित किए जाएंगे। उसके बाद में 38वां जो है ये कहाँ, उत्तराखंड में हुआ था। 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 कहाँ आयोजित किया गया था, आयोजन बिहार में हुआ है, 5 शहरों में हुआ था, 4 से 15 मई के मध्य हुआ था। शुभंकर गश्सिंग रखा गया था थीम सॉन्ग, खेलों के रंग बिहार के संग, पहली बार शामिल खेल सेपक टकरार ये था। प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र रहा है, 58 स्वर्ण, 47 रजत, 53 कांस्य पदक सहित कुल 158 जीते। दूसरे स्थान पर हरियाणा रहा है। तो पहले स्थान पर महाराष्ट्र पूछा जाता है इसमें, और हुआ कहाँ है, बिहार में हुआ है। फाइनल राजगीर में खेला गया था। 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में हुआ है। 39वां जो राष्ट्रीय खेल होगा वो कहाँ होगा, मेघालय में आयोजित किया जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को बनते हैं। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 कहाँ आयोजित किए गए थे, तो आयोजन गुवाहाटी असम में 19 से 29 फरवरी 2024 को हुआ था। शुभांकर इसका क्या रखा गया था, अष्टलक्ष्मी जो बटरफ्लाई, मेजबान 7 पूर्वोत्तर राज्य रहे थे। मोदी जी ने जो 8 पूर्वोत्तर राज्य हैं सिक्किम काउंट करते हुए उनको अष्टलक्ष्मी नाम से दे दिया है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट कौन रहे थे, तो माइकल डिसूजा तैराकी में 4 स्वर्ण पदक जीते थे इन्होंने। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट प्रत्याशा रे तैराकी में 4 स्वर्ण पदक जीते थे इन्होंने। प्रथम स्थान पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 32 स्वर्ण पदक, 18 राजत, 21 कांस्य पदक। तमिल ललित नारायण यूनिवर्सिटी दरभंगा का स्थान 115 रहा था, तो कुल 1 पदक जीता था इन्होंने। फिर महत्वपूर्ण दिवस जब इनके विषय दिए गए, ये इससे भी क्वेश्चन यूपी पीसीएस में आने लगे हैं। तो 11 जुलाई 2025 को विश्व जनसंख्या दिवस, थीम क्या है, युवा लोगों को एक निष्पक्ष और आशापूर्ण विश्व में अपने मनचाहे परिवार बनाने के लिए। फिर 23 जून को 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, आइए चलें। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस होता है, खेल चुने हर दिन। 8 जून को विश्व महासागर दिवस, वंडर सस्टेनिंग वाट सस्टेन अस। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, खाद्य सुरक्षा विज्ञान का कार्यान्वयन। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, प्लास्टिक प्रदूषण को हराएं। मेजबान देश जो था दक्षिण कोरिया था। 22 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हुआ है, प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस हुआ है, हमारी शक्ति हमारा ग्रह। फिर नेक्स्ट देखेंगे महत्वपूर्ण सम्मेलन, आयोजन और स्थल दिए गए हैं और तिथि दी गई है। तो पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, 5 से 6 नवंबर 2024 को हुआ है। 18 प्रवासी भारतीय दिवस भुवनेश्वर उड़ीसा में 8 से 10 जनवरी 2024-25 में हुआ है। 8वां हिंद महासागर शिखर सम्मेलन जो मस्कट ओमान में आयोजित किया गया है, ये 18 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया है। फिर 10वां रायसीना डायलॉग नई दिल्ली में हुआ है, 17 मार्च 2025 को आयोजित किया गया है। फिर 6ठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया है, ये 4 अप्रैल 2025 को आयोजित किया गया है। फिर पहला सागर माथा संवाद 2025 में काठमांडू में हुआ है, 16 से 28 मई के मध्य में हुआ है। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर रशिया में मलेशिया में हुआ है। 46वां और 47वां दोनों वहीं यहीं आयोजित किए जाएंगे। तो 26 से 27 मई 2025 को हुआ है। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 में कनानैक्सिकस कनाडा में हुआ है, 15 से 17 जून 2025 को। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ है। अभी ये जो उसका एससीओ का जो सम्मेलन हुआ है वो कहाँ, तियानजिन चाइना में हुआ है, तो ये भी पूछा जा सकता है, सितंबर में हुआ है, 31 अगस्त से सितंबर के मध्य में हुआ है। 6 से 7 जुलाई को यह आयोजित किया गया था। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ये ब्रिक्स होना चाहिए था, तो ब्रिक्स लिखा है, गलत हो गया है। फिर निम्नलिखित कथनों पर, ये अगस्त वाला आ गया है। तो आज का हमारा जो लेक्चर था इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के मतलब महत्वपूर्ण जो फैक्ट हो सकते थे ये सारे कर दिए गए। अब एमसीक्यू वाला है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, महीने के हिसाब से दिया गया, तो उसको मंथ वाइज ही कर लिया जाएगा। तो लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताएं, और बाकी लेक्चर देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर के जीएस का रिवीजन प्लस करंट अफेयर्स के लिए घटना सार की करंट अफेयर्स का वन लाइनर, यूपी स्पेशल वाला, साथ ही प्रहार मैगजीन का जितना भी करंट अफेयर्स है वो आपको वहाँ मिल जाएगा प्लेलिस्ट में जाकर के, और प्लेलिस्ट का जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।